अब लार्ज इंटेस्टाइन तीन हिस्से हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम एक ब्लाइंड सैक है। अब आपने यहां पर देखा, पिछली वाली तस्वीर अगर आप देखें तो खुराक आ रही है यहां से, आगे कहां को जाना है, ऊपर की तरफ, लेकिन ये नीचे एक एक्स्ट्रा खाना है बिला वजह का, तो इसको हम सीकम कहते हैं। ब्लाइंड सैक है, यानी कि इसके आगे कहीं नहीं जा रहा, इससे वापस ही जाना है जिसने भी जाना है। तो लार्ज इंटेस्टाइन से नीचे की तरफ निकला हुआ है, इलियम और कोलोन के दरमियान में, और इसमें एक फिंगर लाइक पार्ट ये यहां पर आपको नजर आ रहा है, जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अपेंडिक्स में आपने बाज़ दफा सुना हुआ है कि जी अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, किसी को इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसके अंदर, और बाज़ दफा ये फट भी जाती है, इन्फेक्शन हो सकती है, फूड में कोई ऐसे बैक्टीरिया थे जो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करना शुरू हो गए और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, दर्द होता है और इसमें जख्म हो सकते हैं, ये फट सकती है। इस कंडीशन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं, और ऐसी सूरत में अपेंडिक्स को रिमूव कर देना बेहतर होता है, बजाय इसके कि इन्फेक्शन पूरी बॉडी में अंदर फैल जाए और उसको फिर टैकल ना किया जा सके। सीकम अब जो खुराक यहाँ पर पहुंची है वो उसके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जा चुके हैं, मोस्टली काम की सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी उसके अंदर साल्ट मौजूद है। हमने कहीं पे भी साल्ट की बात नहीं की कि साल्ट को एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि खाना जो आप खा रहे हैं बगैर साल्ट के तो नहीं खा रहे। अगर मतलब रोटी के अंदर नमक ना डाला हुआ हो तो आपसे नहीं खाई जाती, आपको सालन के अंदर नमक ना हो तो वो भी आप एक लुकमा भी आप नहीं खाते। ठीक है, तो वो साल्ट का अभी तक हमने बात नहीं की। फिर वाटर जाहिर है, वो जो फूड तैर रहा है, हमने बात की थी कि वो तकरीबन मिल्क शेक वाली कंसिस्टेंसी होती है, इससे ज्यादा वो नहीं है, या जिस तरह वो लूज मोशन आ रहे होते हैं तो बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी है अगर पानी उसमें से ना निकाला जाए। और फिर उसके अंदर बहुत सारी वेस्ट मटेरियल भी मौजूद है, तो वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब करना जरूरी है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होगा वो तो फीसिस की फॉर्म में, यानी जिन चीजों को आप एब्जॉर्ब नहीं कर सके या जिन चीजों को आप डाइजेस्ट नहीं कर सके वो फीसिस की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगी, फुजला उसकी फॉर्म में। अब लेकिन वाटर और साल्ट उसमें से आप निकाल लेते हैं, तो साल्ट निकालने के लिए पंप लगे हुए हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, वो क्या करते हैं, जबरदस्ती साल्ट एब्जॉर्ब करते जाते हैं। जब साल्ट एब्जॉर्ब करते हैं, जहां साल्ट जाता है हमेशा उस डायरेक्शन में पानी भी जाता है। ये असूल याद रखना है कि जहां साल्ट होगा पानी उस तरफ जाएगा। तो आपने सिर्फ साल्ट एब्जॉर्ब करने हैं, उस मतलब ओवरऑल उसके अंदर साल्ट बहुत ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा साल्ट है, उस थोड़े से साल्ट को एब्जॉर्ब कर लें, सारा पानी चला जाएगा, पीछे रह जाएगा अनडाइजेस्टेड वेस्ट, उसको आपने फीसिस की फॉर्म में रिलीज कर देना है। उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन वैसे भी घर होता है आपके पालतू बैक्टीरिया का, वहां पे मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया रह रहे हैं जो खुराक आप डाइजेस्ट नहीं कर सके उस खुराक को डाइजेस्ट करते हैं और उससे कुछ विटामिन वगैरह बनाकर आपको भी दे रहे होते हैं। और उसके अंदर प्लांट फाइबर्स हैं। प्लांट में कौन से फाइबर होते हैं, सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोज से, लिग्निन से, पैक्टिन से, इनमें से कुछ भी आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एंजाइम ही नहीं है। आप गाय बकरी तो है नहीं कि आपके पास सेलुलेज एंजाइम हो, वो भी बैक्टीरिया के पास होते हैं, गाय बकरी के अपने नहीं होते, उधार लिए हुए होते हैं। तो आप उस फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लिहाजा वो रिलीज कर दिया जाएगा। इसी तरह म्यूकोसल सेल्स जो साथ साथ बह रहे हैं वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से भी उतरेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन से भी उतरेंगे, तो वो भी बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे। उसी से आपका डीएनए टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कौन था। इसी तरह म्यूकस उसके अंदर मौजूद होगी, जो भी इंटरनल लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की भी, लार्ज इंटेस्टाइन की भी, स्टमक की भी, उस सब के अंदर म्यूकस थी तो वो भी होगी। कोलेस्ट्रॉल होगा, बाइल पिगमेंट्स होगा जो पित्ते से आ रही हैं दोनों चीजें, और कुछ ना कुछ वाटर भी है, यानी कि आप सॉलिड फिशिस तो नहीं प्रोड्यूस करते, बकरी की तरह मैंगनिया तो नहीं प्रोड्यूस करते, आपने कुछ ना कुछ पानी उसके अंदर होगा ताकि आप इजीली उसको पास कर सकें। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं जो इंपॉर्टेंट विटामिन, यानी कि वो अनडाइजेस्टेड जो आपका गैर जरूरी फूड था उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसमें से आपको इंपॉर्टेंट चीजें निकाल कर देते हैं। मिसाल के तौर पे विटामिन के बना कर देते हैं जो आपकी ब्लड वेसल्स में यहाँ से चला जाता है और आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। साल्ट्स की अपटेक नेसेसरी है आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए, साल्ट्स इंतहाई जरूरी है। आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर सकता अगर साल्ट्स ना हो, यहां तक कि अगर आपको डायरिया हो जाए और अनट्रीटेड शदीद किस्म का डायरिया हो तो आपके 2-3 दिन के अंदर अंदर हैजे से मौत हो सकती है।
मतलब बेसिकली अगर साल्ट्स निकल जाएं आपके, यानी कि आपकी बॉडी में साल्ट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ना रहे, तो डायरिया होगा, इतना शदीद डायरिया होगा कि 2-3 दिन में यानी कि सारे साल्ट्स आपकी बॉडी के निकल जाएंगे और आपकी बॉडी मर जाएगी। यानी कि आप खाना ना खाएं, 2 हफ्ते भी शायद पड़े रहे तो जिंदा रह जाएंगे। आप पानी ना पिए तो भी हफ्ता 10 दिन आप बच जाएंगे। लेकिन आपके बॉडी में से साल्ट खत्म हो जाए तो आप 2-3 दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। आपके नर्वस सिस्टम के लिए इंतहाई जरूरी है। साल्ट को एब्जॉर्ब ना कर सके, क्यों ना कर सके? मिसाल के तौर पे कोई इन्फेक्शन हुई हो, कोई बैक्टीरियम ऐसा आ जाए, या कोई दवाई आपने ऐसी खाई जो आपके साल्ट एब्जॉर्ब करने वाले एंजाइम्स के साथ, पंप्स के साथ मसला कर रही है, या आप इमोशनली डिस्टर्ब थे तो उसकी वजह से भी बाज लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं, ठीक है, लूज मोशन लगे होना। तो पानी ऐसी सूरत में, क्योंकि आप साल्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो जो चीजें लार्ज इंटेस्टाइन के एंड तक पहुंचती हैं उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो फीसिस है उसी के अंदर साल्ट मौजूद है। तो जहां पे साल्ट होंगे वहीं पे पानी भी होगा, तो पानी ज्यादा होता है, उसकी वजह से वो फूला हुआ होता है। तो थोड़ा सा वो फीसिस वहां पहुंचता है तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन भर गई है। आप हर 15 मिनट बाद वॉशरूम जा रहे हैं, हर 15 मिनट बाद वॉशरूम जा रहे हैं, तो पानी तेजी के साथ आपकी बॉडी से निकलता रहता है। उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है और आप मर भी सकते हैं। तो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाए कि जी सारे ही साल्ट नहीं, बड़ी जरूरी है, सारे साल्ट निकाल लेते हैं। तो जब सारे साल्ट निकाल लेंगे तो सारा पानी भी निकल आएगा। जब पानी निकल आएगा तो पीछे फीसिस ज्यादा हार्ड हो जाएंगी। जब ज्यादा हार्ड हो जाएंगी तो फिर आप बैठ के कह रहे होंगे कि जान कर दे या नान कर दे, ठीक है। तो वो कॉन्स्टिपेशन, उस सूरत हाल को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कि कब्ज हो गया है और उससे फिर फीसिस रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, पेनफुल होता है। लास्ट पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट कहलाता है रेक्टम। इसके अंदर टेम्परेरली फीसिस को स्टोर कर लिया जाता है कुछ घंटे के लिए, और फिर जब वो खातिर खा मिकदार में जमा हो जाता है तो फिर उसको एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। एनस के इर्द गिर्द 2 लेयर्स होती हैं स्फिंक्टर्स की। एक जो शुरू में स्फिंक्टर आता है ऊपर की तरफ, इसको हम कहते हैं ये इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी का मतलब है कि आप खुद इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। स्मूथ मसल पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में चल रहे थे और इनमें से कहीं पे भी आपकी मर्जी के मुताबिक वो नहीं चले, वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। स्मूथ मसल्स अपनी मर्जी जरूरत के मुताबिक काम करते हैं, तो वो स्मूथ मसल्स कंट्रोल करते हैं पहले स्फिंक्टर को। फिर दूसरा गेट आता है। दूसरा गेट स्केलेटल मसल्स का बना हुआ है। स्केलेटल मसल वही है जिनसे आप हाथ पांव हिलाते हैं। तो इस वाले मसल को आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, ये वॉलंटरी कंट्रोल में है। तो जब आपका रेक्टम ज्यादा भर जाता है तो डिफिकेशन रिफ्लेक्स शुरू हो जाती है। डिफिकेशन रिफ्लेक्स कहते हैं कि फीसिस को रिमूव करने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन है। ब्रेन का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो इस चीज को इंश्योर करता है कि आप वो फीसिस को अपनी बॉडी से रिमूव कर सकें। आप वक्ती तौर पर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इनडेफिनेटली कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि ठीक है, अभी आपको पता लेक्चर चल रहा है तो अभी वॉशरूम नहीं जाना, जब ब्रेक होगी तो फिर चला जाऊंगा, इतनी देर आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ना भी सीखा हो तो सीख सकते हैं। तो बच्चों के अंदर या जानवरों के अंदर पालतू जानवरों के अंदर ये चीज सिखाई जा सकती है उनको कि वो वक्त के साथ साथ इस चीज को कंट्रोल करना, क्योंकि वो स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है, तो आप उसको सीख सकते हैं कि कब उसको अलाउ करना है, कब अलाउ नहीं करना है। तो ये लर्न ट्रेट है।